नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। आज हमारा प्रोनाउन का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोनाउन की बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जानी थी। हमने जाना था प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे। क्यों करता है जी? नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। क्यों करना है रिपीटेशन अवॉइड? फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। प्रोनाउन के 4 केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, 4 केस का यूज किस प्रकार से होता है वो हमने कल जाना था। उम्मीद करता हूं ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो आज करते हैं हम अपना सेशन शुरू उसी पॉइंट से, उसी बात से। तो कल की इन 4 बातों पे ही 3-4 क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि भाई इसमें कहां पे एरर है। We have sold us land. The students thanked them teacher. Us enjoy going to beach. Your are the same shirt as my. बताओ। 4 क्वेश्चन, अगर आप चारों सही कर पाते हो तो मैं मान लूंगा आप इस केस को अच्छे से समझे हो, जाने हो। बताओ मेरे भाई। बहुत जल्दी हम वोकैब शुरू करने वाले हैं। 1 वीक का मेरे को टाइम दो और फिर हम वोकैब शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही वोकैब शुरू करेंगे हम, ठीक है। हम मतलब जुलाई तक वोकैब शुरू कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है मेरे भाई। बताओ क्या होगा। पहला क्वेश्चन, आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन में है वी, वी के बाद वो बाई हैव को V3 चाहिए। सोल्ड, लैंड क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले अस ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, अवर एडजेक्टिव केस आएगा, अवर एडजेक्टिव केस आएगा। तो वी हैव सोल्ड अस लैंड नहीं अवर लैंड। इसको आर लैंड बोलते हैं, वैसे आर बोलते हैं इसको, लेकिन हम इंडियंस इसको अवर बोलते हैं। वैसे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आर है, आर। इसको सिर्फ आर बोलेंगे, ओ यू आर का प्रोनाउंसिएशन होगा आर, आर लैंड, ठीक है। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन। द स्टूडेंट थैंक्ड देम टीचर। देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, आगे तो नाउन बैठी हुई है। नाउन से पहले प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है तो देयर आएगा, देयर टीचर, देयर टीचर आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? देयर टीचर। अगला क्वेश्चन, अस एंजॉय गोइंग टू बीच। तो एंजॉय वर्ब है और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो अस ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, वी सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या मेरे भाई? वी। और ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये वो क्वेश्चन है, जिसने इस क्वेश्चन को सही किया उसकी आज की पार्टी मेरी तरफ से है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में आप बिल्कुल जीरो हो। आप बैच में इसमें बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंग्लिश का जो क्लासेस चल रही है वो नहीं, एक उनका एक टीचर भी तो हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट का एक टीचर हो सकता है, कि वो उनके लिए है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी तक किसी ने भी, किसी ने भी नहीं दिया वो आंसर कि मैं उसको पार्टी दे पाऊं। किसी ने भी नहीं दिया। कोई पार्टी डिजर्व नहीं करता है। पैसे बच गए मेरे, मेरे बच गए हैं पैसे। मैंने बोला
कुछ साथियों का आंसर है जी योर को यू कर दो, यू। मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं आपसे, यू आर अ स्टूडेंट, ये तुम हो। अब तुम देख लो तुम कैसे हो, ये तुम हो। मैंने बोला यू आर अ स्टूडेंट, मैंने बोला यू आर द सेम बॉय। तो यू आर अ स्टूडेंट का मतलब है तुम स्टूडेंट हो। यू आर द सेम बॉय का मतलब है तुम वही लड़के हो, तुम उसी तरह के लड़के हो। द सेम मतलब वही, ठीक है, उसी तरह के। और मेरे कुछ मूर्ख छोटे या बड़े भाई बहन बोल रहे हैं सर जी यू आर द सेम शर्ट कर दो, मतलब तुम वही शर्ट हो, तुम वही शर्ट हो। यू किसी व्यक्ति के लिए आता है, यू किसी व्यक्ति के लिए आ सकता है, आता है। तो क्या यू कोई शर्ट हो सकता है? कोई व्यक्ति एक शर्ट हो सकता है, बस मुझे ये बता दो अपने अंतर्मन से, अपनी उस बुद्धि से, अपने उस विवेक से मुझे ये बता दो, जो ये बोल रहे थे यू आर द सेम शर्ट, कैसे हो जाएगा यू? यू आर द सेम बॉय, तुम वही लड़के हो। यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो। यू आर द सेम शर्ट, तुम वही शर्ट हो। ओए होए होए, व्यक्ति को ही शर्ट बना दिया। कुछ तो कॉमन सेंस का यूज किया करो। कॉमन सेंस को साइड में रख के आते हो क्या मेरी क्लास में? यू आर अभी भी बोले जा रहे हो यू आर द सेम शर्ट। बहुत बढ़िया। नहीं, क्यों होगा यू हैव द सेम शर्ट, क्यों करोगे? एज माई, देखो माई बोले है, मो चाहिए नाउन, मैं बिना नाउन के नहीं आ सकता। तो आप बोल रहे हो भाई तुम्हारे पास सेम वही शर्ट है जो मेरे पास है, ये तुम्हारी शर्ट बिल्कुल ऐसी है जैसी मेरे पास है, तो एज माई शर्ट बोलोगे। यहां एक शर्ट की बात हुई है, आप ऐसे मान के चलो, यहां पे क्या हुआ है मेरे भाई, यहां पे एक शर्ट की बात हुई है, यहां पे एक शर्ट की बात हुई है ना, यहां पे एक शर्ट की बात हुई है। अब मान के चलो इस शर्ट की बात हुई, एक शर्ट है, तो मैं बोल रहा हूं भाई जैसी तुम्हारी शर्ट है ऐसी ही मेरी शर्ट है। अब और बड़े ज्ञानी निकले, ज्ञानी निकलेंगे, धीरे धीरे ज्ञानी निकलेंगे। पहली बात भाई ये शर्ट की बात हुई कि भाई देखो शर्ट ये वही शर्ट है जिक्र का, जिसका जिक्र हो रहा है, नाउन रिपीट हो चुकी है, तो माई प्लस नाउन को मैं माइन कर दूंगा, माई शर्ट इज इक्वल टू माइन। तो यहां तक तो बहुत सारे साथियों ने मेरे को आंसर दे दिया था कि सर जी यहां पे माइन आएगा, यहां तो माइन आएगा। अब जो आप कंफ्यूज हुए, जो आप कंफ्यूज हुए, यहां फिर एज माइन नहीं आएगा, एज आई डू आएगा या आई हैव, जो बोल रहे हैं ना यू हैव द सेम शर्ट, तो फिर मैं बोलूंगा एज आई हैव। तुम्हारे पास भी वैसी शर्ट है जैसी मैं रखता हूं, तुम ऐसी शर्ट रखते हो जैसी मैं रखता हूं, है ना? तो यू हैव द सेम शर्ट एज माइन नहीं बोल सकते, यू हैव द सेम शर्ट एज माई शर्ट, एज आई हैव। चीजें को ऐसे नहीं करेंगे भाई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं जल्दी योर ठीक है, योर आर द सेम शर्ट एज माइन। मुझे नू बताइए भाई, योर बिना नाउन के आ सकता है? नाउन के बगैर तो नहीं आ सकता नाउन, योर नहीं आ सकता। अब इस क्वेश्चन को देखना, देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, अब मुझे बताना क्वेश्चन सही है या गलत है। योर आर द सेम, सेम करना, शर्ट्स एज माई शर्ट्स। योर शर्ट्स, अब ठीक है इसको शर्ट्स कर। योर शर्ट्स आर द सेम शर्ट्स एज माई शर्ट्स। योर शर्ट तुम्हारी कमीजें जो हैं, अगर शर्ट कर रहे हो तो इज करो, फिर योर शर्ट्स तुम्हारी शर्टें, आर करना है, यहां पर आर लिखना भूल गए, आर हैं द सेम शर्ट्स, बिल्कुल वैसी ही शर्ट्स एज माई शर्ट्स, जैसी शर्ट्स मेरी है। तुम्हारी शर्ट्स तो बिल्कुल ऐसी शर्ट्स है जैसी मेरी शर्ट है,
बात ठीक है, यहां तक बात समझे। अब आप बोलोगे जी पूरे सेंटेंस में होगी शर्ट शर्ट शर्ट्स, यहां भी शर्ट्स, यहां भी शर्ट्स, और यहां भी शर्ट्स, तो क्यों ना मैं नाउन बार बार रिपीट हुई, नाउन बार बार रिपीट हुई, दे आर द सेम शर्ट, वे बिल्कुल शर्ट है। अब को यू की जगह दे को शर्ट बना दिया, अभी बोल रहा है यू आर द सेम शर्ट, तुम वही शर्ट हो, अब कर दिया दे आर द सेम शर्ट, वे वही शर्ट है। ऐसा नहीं होगा। आप इतना मानोगे शर्ट 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 रिपीट हुई, इतना मानोगे, मानोगे? आप बोलोगे हाँ जी। मैंने बोला नाउन रिपीट हो तो नाउन को रिपीटेशन को रोकना है, कैसे? प्रोनाउन से। मैंने बोला देखो ये नाउन अकेली है, इसे रहने दो, इसे योर प्लस नाउन को योर्स कर देते हैं, तो योर्स आर द सेम शर्ट एज, माई प्लस नाउन को माइन कर देते हैं, माइन शर्ट। तो सही आंसर होगा योर्स आर द सेम, सेम शर्ट एज माइन। अब तो पल्ले पड़ा कुछ, अब कुछ पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा? ये बोल सकते हो योर शर्ट्स आर द सेम एज माइन, लॉजिकली ठीक है ये, योर शर्ट्स आर द सेम एज माइन। तो योर के बाद आपने शर्ट्स कर दिया, एक बार दे दिया, आर द सेम बिल्कुल ऐसी है एज माइन, नाउन एक बार रिपीट हुई है, नाउन एक बार आई है सेंटेंस में, नाउन बार बार नहीं आई है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दीज, अभी यार मैं तो नहीं बोलना चाह रहा दीज आर द सेम शर्ट, मैं तो ये बिल्कुल ऐसी शर्ट है जैसे मेरी, मैं एक तो हो गया यार ये शर्ट्स ऐसी हैं जैसे मेरी है, तो भाई ये शर्ट तो किसी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, भाई की हो सकती है, ताऊ की हो सकती है, चाचा की हो सकती है, काका की हो सकती है, किसी की भी। मैं बोल रहा हूं जैसी तुम्हारी शर्ट है ऐसी ही मेरी शर्ट है, जैसी तुम्हारी शर्ट है ऐसी ही मेरी शर्ट है। अब मैंने बोलता ये ऐसी शर्ट है भाई, बात समझो ना। मैंने बोला यार, यार ये तो ऐसे ही शूज है जैसे मेरे शूज हैं, तो मुझे क्या पता है शूज किसके हैं। अब मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे शूज तो ऐसे ही हैं जैसे मेरे, तो मैं तुम्हारे शूज से अपनी शूज की तुलना कर रहा हूं, वो भी तो समझो। हाँ ये बढ़िया है, हमने आंसर दिया था, ये बात समझे। योर शर्ट्स, तुम्हारी जो शर्ट्स हैं, आर द सेम शर्ट्स, बिल्कुल वैसी ही शर्ट्स हैं एज माई शर्ट्स, जैसी मेरी शर्ट है। शर्ट एक बार आया हुआ है, बाकी दो बार फालतू रिपीट हुआ, तो योर शर्ट को योर्स कर दिया, माई शर्ट को माइन कर दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, इट इज आई हु टीच यू इंग्लिश या इट इज मी हु टीच यू इंग्लिश, दोनों में से कौन सा ठीक है? इट इज आई हु टीच यू इंग्लिश या इट इज मी हु टीच यू इंग्लिश, वह मैं हूं जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, या बताओ इसका ये मीनिंग है यू आर द सेम शर्ट। ओ मुझे माफ कर दे भाई, यू आर द सेम शर्ट, मैं कोई शर्ट नहीं हूं, तुम बिल्कुल शर्ट हो। मैं बोल दूं यू आर द सेम, क्या बोलूं यू आर द सेम डंकी, तुम बिल्कुल वैसे डंकी हो, ऐसा थोड़ी ना, मुझे शर्ट क्यों बना रहे हो भाई? यू आर द सेम शर्ट, क्या लॉजिक है ये? यू आर द सेम शर्ट, मैं कोई शर्ट थोड़ी ना हूं, कोई व्यक्ति, यू पर्सन के लिए आता है। मैंने बोला यू आर अ टीचर, मतलब तुम एक टीचर हो, यू आर अ बॉय, तुम लड़का हो, यू आर अ गर्ल, तुम लड़की हो, तो यू आर द सेम शर्ट, तुम शर्ट हो, कोई व्यक्ति शर्ट थोड़ी ना हो जाएगा। हद है यार, इतना तो समझा करो, इतनी कॉमन सेंस रखो कि मैं व्यक्ति को शर्ट नहीं बोल सकता हूं। अटपटा लगे या चटपटा लगे मेरे भाई, रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर इट इज मी, ये आपका आंसर। और जिनका भी ये आंसर है मुबारक नहीं हो, जिनका ये आंसर है वो सही है। इट इज आई हु टीच यू इंग्लिश, इट इज आई होगा। अब आप बोलो सर जी आप अपने ही रूल को पलट रहे हो, आप अपने ही रूल से पलट रहे हो, कैसे? अभी आपने बताया वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यहां आप बोल रहे हो जी आई सब्जेक्टिव केस आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई, जो इज एम आर वॉज वर होते हैं,
जब इज एम आर वॉज वर्ब में सेंटेंस में अकेले आए, जब ये मेन वर्ब का काम करें, तब इन्हें हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं और इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझोगे अभी अपनी बात को, अभी समझोगे। मैंने आपके सामने लिखे 4 सेंटेंस लिखे। ही वॉज माई कलीग, ही वॉज प्लेइंग चेस, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखो, इस वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है। अब मुझे नहीं पता एम हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब की मदद करती है, मेन वर्ब की मदद करती है। तो इसका मतलब मेरे भाई यहां पे मेन वर्ब टीचिंग है, ये मेन वर्ब है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमेशा, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, आ टीचर नाउन है, आर्टिकल टीचर नाउन। क्या एम के बाद दूसरी वर्ब आई है? क्या एम के बाद दूसरी वर्ब आई है? क्या ये किसी वर्ब की मदद कर रही है? यहां इसने हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, इसकी मेन वर्ब की हेल्प कर दिया ने यहां पे ये किसी की हेल्प तो कर नहीं रही है। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी, ये खुद ही मेन वर्ब होंगे, वहां पे इन्हें हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेंगे। तो मेरे भाई यहां पे आई सब्जेक्ट एम वर्ब है और इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, और यहां पे आर टीचर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक बात बताओ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पे आई के बारे में नहीं बताया, आई ने अपने एक्शन के बारे में बताया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यहां आई ने खुद के बारे में बताया, मैं एक टीचर हूं। टीचर कौन है? कौन है टीचर? आप बोलोगे टीचर आई है, आई तो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है। जब भी इज एम आर के बाद नाउन आए या एडजेक्टिव आए या कोई प्रोनाउन आए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। और जब भी इज एम आर के बाद वर्ब आए, तो वर्ब या तो आईएनजी में आएगी और या वी थ्री में आएगी, ये मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आते हैं। यहां पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? यहां पे इज एम आर ने मेन वर्ब की मदद करी, यहां पे इज एम आर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। ये है रूल। ठीक है, रूल समझे? जैसे कि ही वॉज प्लेइंग चेस, तो वॉज जो है ना वो प्लेइंग मेन वर्ब की मदद कर रही है, यहां पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे चेस ऑब्जेक्ट है, चेस एक नाउन है, किसका ऑब्जेक्ट है? प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है। यहां पे ही सब्जेक्ट, वॉज वर्ब तो है, लेकिन वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है, ये माई एडजेक्टिव कलीग नाउन, तो यह वॉज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है, और यहां पे वॉज वर्ब लिंकिंग वर्ब है। ठीक है मेरे भाई, तो अगला रूल हमारा यही है, अगला रूल हमारा यही है। अब ये वाली बात आप समझे, ये वाली बात समझे कि यहां पे मैंने आई क्यों किया? इट सब्जेक्ट इज वर्ब, लेकिन इज ए मार्ग वॉज वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन आए तो ये सब्जेक्टिव केस वाले आते हैं, इसलिए आई आया, इसलिए मी गलत आया, इसलिए मी गलत आया। बताओ। गुड़िया, एक कहावत होती है, हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है,
कि कुत्ते की दुम को 12 साल दबा के रखा, उसके बावजूद वो टेढ़ी निकली। तो ये गलत, जो गलत परवरिश में पाले गए जो लड़के हैं ना, वो कुत्ते की दुम है। उन्हें कोई टीचर कितना ही मॉरल ज्ञान दे दे, कितने ही मैच्योर हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, उन्हें उन्हें ये समझ नहीं है कि कोई किसी की बहन बेटी यहां पढ़ रही है और उसकी इज्जत उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है ना। वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। या तो उनकी खुद की बहन बेटी नहीं है, या शायद उन्हें अपनी बहन बेटी की भी कदर नहीं है। दोनों में से एक बात है। इसलिए बेटर ये है, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो लड़कों के पर्सनल मैसेजेस से परेशान हैं, वो अपना नाम अपने भाई या पापा के नाम पे आईडी बनाओ, अपना नाम चेंज कर दो, अपनी डीपी हटा लो और अपना नाम और अपनी जो कॉल सेटिंग को प्राइवेट कर लो, प्राइवेसी लगा लो कि आपको कोई कॉल ना कर सके। ये आपको करना पड़ेगा। और इसके बावजूद कोई लड़की बोले सर मेरे को कोई लड़का परेशान कर रहा है, वो लड़की की गलती है। मैं क्यों गलती मानूंगा भाई? एक ऐसा मान लो आपके 2 बेटे हैं, एक नलायक है, वो नहीं सुधर सकता, तो दूसरा वाला उसको मौका दे रहा है, तो दूसरे वाले की गलती बोली जाएगी ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक गधा था, गधा बोल रहा है जो घास है ना काली है, गधे ने बोला घास लाल है ऐसे। और गधा पहुंचा चीता के पास, चीता ने बोला कि नहीं घास तो हरी है, गधा बोला नहीं लाल है घास तो, चीता नहीं हरी है। दोनों गए शेर के पास, गधे देखो जी गधा बोल रहा है कि घास लाल है, चीता बोल रहा है, मैं अपने पास से बना रहा हूं, कहानी कुछ और है। तो शेर ने बोला नहीं गधा सही कह रहे, इसको 4 कौड़े मारो चीते को। तो चीता बोला मैं तो सही बोल रहा था, आपने मुझे क्यों कौड़े लगवाए? कि तू गधे से बहस कर रहा है। अब समझ जाओ इस कहानी में कौन क्या है। अब ये उन लड़कों को मेरी बात बुरी लगेगी जो लड़के ऐसे परेशान करते हैं लड़कियों को, जो लड़के परेशान करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको मेरी बात अच्छी लगेगी, वो मेरी बात से 100% एग्री करेंगे। लेकिन जो ऐसे हैं उनको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, उनको बहुत बुरी लगेगी। हाँ, उनको जरूर बुरी लगेगी। अब मेरे को उनसे फर्क भी नहीं है, उन्हें बुरी लग जाओ। जो ऐसे हैं जो बुरा है उसको मैं बुरे व्यक्ति को मैं बुरा ही लगना चाहिए, जो बुरा व्यक्ति उसको मेरे से नफरत होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने इसे काटा था। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन 2 क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ, फिर मैं ये वाली बात आपको आगे पढ़ाता हूं, ये वाली बात आपको आगे पढ़ाता हूं। बताओ। इसलिए अपनी आईडी अपने भाई के नाम से बनाओ, अपने डीपी हटा लो, सेटिंग प्राइवेसी में लगा लो। अब यहां पे तुम बराबरी मत मांग लेना, यहां पे नहीं सर हम अपनी आइडेंटिटी में नहीं छुपाएंगे, नहीं छुपाएंगे तो लड़ना सीखो, या तो लड़ना सीखो या बचना सीखो। दोनों में से एक काम करो कि नहीं हम लड़ेंगे भी नहीं हम बचेंगे भी नहीं, फिर फंसोगे, फिर इन चक्करों में फंसे रहोगे। ठीक है ना। ये तो लड़ना सीखो, अगले को सबक सिखाना सीखो, मत छुपाओ अपनी आइडेंटिटी। तुम किसके, तो जब तुम गलत नहीं क्यों छुपानी अपनी आइडेंटिटी? तो डट के सामना करना सीखो, धमकाना सीखो, ब्लॉक करो, अपने लेवल पे हैंडल करना सीखो, ये बचना सीख जाओ। ठीक है। आप बोलोगे जी दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इनवाइटेड क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब के बाद हमेशा नाउन क्या होती है? उसका ऑब्जेक्ट होगा मेरे भाई, ये इसका ऑब्जेक्ट। एंड दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन होता है, एंड दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन है। कैसे है जी? कैसे है दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन? ऐसे है, ये अपने दोनों तरफ सेम चीजें जोड़ता है। एंड है, एंड के इधर अगर क्लॉज अच्छी वाली है तो इधर भी क्लॉज अच्छा मीनिंग देने वाली होगी, अगर इधर क्लॉज बुरा मीनिंग देने वाली है तो इधर भी बुरा मीनिंग देने वाली होगी। एंड के इधर अगर सब्जेक्टिव केस है, एंड के इधर भी सब्जेक्टिव केस होगा। एंड के इधर अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। एंड के इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर थर्ड फॉर्म है इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर फोर्थ फॉर्म उधर भी, इधर फिफ्थ फॉर्म उधर भी। एंड दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन है, बिल्कुल सही जोड़े मिलाता है, हमेशा बराबरी में रखता है चीजों, गलत मतलब किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है। तो मेरे भाई अगर एंड के इधर राधिका ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, आई नहीं आएगा, मी आएगा। भाई दे हैव इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया है, किसे? वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर उसका ऑब्जेक्ट होता है। दे इनवाइटेड हु, आप बोलोगे जी राधिका एंड मी, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो राधिका और मुझे वो किया था, इसलिए एंड के इधर ऑब्जेक्ट उधर भी ऑब्जेक्ट। वैसे समझना ऐसे समझ लो, कंजंक्शन से समझना है कंजंक्शन से समझ लो। भाई वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला दे इनवाइटेड हु, व्हाट या होम का आंसर होता है। आप बोलोगे जी राधिका, उन्होंने किसको इनवाइट किया था, आप बोलोगे जी राधिका और मुझे, ऑब्जेक्ट है ये इसके। तो राधिका नाउन तो ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस अलग केस रखते हैं, इसलिए मी आया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्रिंसिपल टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया था, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीपल, पीपल नहीं प्योन है, प्रिंसिपल ने चपरासी को ऑर्डर किया था कि लेट द बॉयज एंड आई गो इन। अब देखना, द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, आप बोलोगे जी हां, ऑर्डर्ड वर्ब है, आप बोलोगे जी हां, द पियोन उसका ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे जी हां, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट, क्या है, वर्ब है, आप बोलोगे जी हां, द बॉयज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, आप बोलोगे जी हां, अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है मेरे भाई तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, आप बोलोगे जी हां, इसलिए मी आया। जो दा बॉयज है वो लेट वर्ब के बाद आए हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो दा बॉयज ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो उधर भी ऑब्जेक्ट, ये रूल हुआ। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो अभी दोनों रूल मैं आपको बताऊंगा। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन बी वर्ब, इनको हम बी वर्ब बोलते हैं, इसको बी वर्ब बोलते हैं। इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। देखो यहां वर हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, इसके बाद मेन वर्ब आई, इनके बाद मेन वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद मेन वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनके बाद अगर नाउन आएगी तो ये लिंकिंग वर्ब है, या मेन वर्ब बोलो या लिंकिंग वर्ब बोलो। ठीक है मेरे भाई, और जब भी ये इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, जो रूल मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, इट वॉज हर हु चीटेड एंड मर्डर सी हस्बैंड, ये वह थी जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया और मर्डर किया। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे, टेंशन मत लो। हाँ दा पियोन हो सकता है, निश्चित पियोन की, दा सिर्फ इतना है, मैंने बोला पियोन कोई भी हो सकता है, दा पियोन मतलब निश्चित है। मैंने बोला ब्रिंग मी अ बोतल, भाई मेरे लिए बोतल लाओ, कोई भी बोतल हो सकती है, पानी की हो सकती है, वोडका की हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक की हो सकती है, ये प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। और मैंने बोला ब्रिंग मी द बॉटल, इसका मतलब जिससे मैं बोल रहा हूं उसे पता है मैं कौन सी बोतल की बात कर रहा हूं, मैं निश्चित बोतल की बात कर रहा हूं, मैं निश्चित बोतल की बात कर रहा हूं। कौन, मुस्कान, हाँ जी, इनकी बात कर रहा हूं मैं। सेंटेंस में बताओ गलती कहां पे है। देखो आप बोलोगे जी इट वॉज वर्ग के तुरंत बाद अगर नाउन प्रोनाउन आएगी ना तो सब्जेक्टिव केस में आएगी, इसलिए यहां पे इट वॉज सी आएगा। इज एम आर वॉज वर्ग के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होते हैं,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसलिए इट वॉज सी आया। आगे बढ़ते हैं। वो रिलेटिव प्रोनाउन है चीटेड एंड मर्डर्ड। देखो एंड के इधर चीटेड V2 है, तो एंड के इधर मर्डर्ड भी V2 है। और वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पे सी हस्बैंड नहीं, हर हस्बैंड आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना, हस्बैंड नाउन है ना, और नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, तो हर हस्बैंड इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं। आप बोलोगे जी इट वॉज, इजएमआर वॉज वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो सब्जेक्टिव केस में आएगी। इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। आगे ठीक है, वो मैं था जो सारी अरेंजमेंट्स के लिए जिम्मेदार था, जिसने सारे अरेंजमेंट्स किए थे, जिसने सारे अरेंजमेंट्स किए थे। जी बिल्कुल। अब समझे दोनों रूल, मैं क्या बोल रहा था, समझे। इजएमआर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों? इजएमआर वॉज वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, या तो वर्ब चाहिए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, या तो वर्ब चाहिए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसलिए वो आता है। और मेरे भाई आपको पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है। इट वॉज मी हु डिड इट, इसमें बोलो फिर वही सिंपल बात है। इजएमआर वॉज वर्ब को या तो वर्ब चाहिए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मी वर्ब तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई बना दो, मी का आई कर दो। क्लियर हुआ? अब समझे, अब भी नहीं समझे? अब समझे मेरे भाई? अब भी नहीं समझे हो? थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ाते चलो, बोल दिया करो सर समझ गए हैं, बोल दिया करो सर समझ गए हैं। अब तो समझ गए, बताओ। बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और रूल ले लो। कोई नया रूल नहीं है, कोई भी नया रूल नहीं है। वर्ब आपको पता है लेटिक वर्ब है। लाइक या तो होता है वर्ब या होता है प्रेपो। बिटवीन आपका एक प्रेपोजिशन होता है, बट आपका या तो होता है कंजंक्शन, जहां पे है ये प्रेपो, एक जगह प्रेपो होता है। एक्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपो तो प्रेपो ही है। रूल बना, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई नई बात बताई तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आवे। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आवे। इसे मैंने रूल का नाम दे दिया, बस इसे मैंने रूल का नाम दे दिया। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। नहीं, किसने बोला लाइक एडजेक्टिव है? लाइक आई होता है लाइक मी, लाइक आई होता है लाइक मी। लाइक या तो होता है वर्ब या होता है प्रेपोजिशन। आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैं बोलूंगा देखो, सी लाइक्स मी। आप बोलोगे सी सब्जेक्ट, लाइक्स यहां पे वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने बोला लाइक यू, आई डोंट बोरो मनी लाइक यू। या आई जैसे बोलो मैं तुम्हारी तरह पैसे उधार नहीं लेता, या मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो जब मैं तरह की बात करूं, ठीक है, ही लाइक हिज ब्रदर, इस ऐसे बोलेंगे, वह उसके भाई की तरह, वो वाला। लाइक या तो वर्ब है या प्रेपोजिशन हो। ठीक है,
अब आपने मान ही लिया है क्लास ऊपर से जा रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कोई नया रूल बताया ही नहीं। मैंने बोला, इतनी सी बात मैंने बताई, इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगी, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। अब यार तुम पे इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो? तुम कैसे याद कर लेते हो जीके में? एक एक क्लास में 100 पॉइंट कैसे याद कर लेते हो? एक पॉइंट याद नहीं हो रहा। इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन आएगी तो सब्जेक्टिव केस में आएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई वर्ब और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बात तो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, ये बात तो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। वही क्वेश्चन है, बताओ। रूल तो मैंने एक ही बताया कि इज एम आर वॉज वर के बाद, इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आवा है। बस इतनी सी बात समझाई। आज की क्लास में मैंने नया तो कुछ नहीं समझाया, नया नहीं समझाया कुछ भी, सिर्फ इतना बताया है इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता। अब जी, एक बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बोल रहा है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का अंतर है। टीचर तो वही है तुम्हारे सामने। जैसे मैंने अभी मैसेजेस देखे तो लगभग 80% स्टूडेंट्स के आंसर थे सर अच्छे से समझे जब मैंने बोला था, और 20% के थे सर समझ नहीं आया। तो टीचर तो तुम्हारे सामने वही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हो? बताओ। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, EXCEPT। एक्सपेक्ट तो उम्मीद करना होता है, एक्सेप्ट होता है के अलावा, के सिवाय, के अलावा। एक्सेप्ट का हिंदी मतलब है के अलावा, के अलावा, के अलावा। देखो, ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी। क्यों? काउंटेबल है तो। मेरा दोस्त है, मैंने बोला सभी दोस्त, तो एक दोस्त को तो मैं सभी नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूं सभी दोस्त, इसका मतलब एक से ज्यादा है। तो ऑल माई फ्रेंड, माई बोले वो नाउन चाहिए, तो ऑल माई फ्रेंड्स हो गया। कितने दोस्त है? बहुत सारे है भाई। हैज वर्ड के बाद V3 आती है, प्लान्ड आ गया। फॉर प्रेपोजिशन, फॉर प्रेपोजिशन है। क्लियर है मेरे भाई? अगला को आगे। प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। द बर्थडे पार्टी इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। द आर्टिकल बर्थडे है तो नाउन, लेकिन बन गया एडजेक्टिव, पार्टी नाउन है। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट एक प्रेपो है। अब प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आवे, हिम आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो चीजों को ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, या तो प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। या तो प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए या वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ दो चीजों को ऑब्जेक्ट चाहिए। इट टुक माई सेल्फ फॉर मंथ्स, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। इट टुक मी आएगा, छोड़ो इसे, इस वाले को ना अभी तुम छोड़ देना, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव केस जब पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ऊपर वाला तो नीचे वाला है, नीचे वाला देख लो। थोड़ा टफ लग रहा है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने दो, चीजें साफ होने चलेंगी। वो ऐसे मैंने बोला ना, इंग्लिश ग्रामर मतलब एक सस्पेंस वाली स्टोरी है। आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे की चीजें में अभी आपको लग रहा है ये वाला विलन है, थोड़ी आगे स्टोरी बढ़ेगी लगेगी यार ये नहीं, जो इंस्पेक्टर है वही विलन है। थोड़ी आगे बढ़ोगे ना, ये विलन है जो इंस्पेक्टर, ना वो विलन है इंस्पेक्टर, जो पीड़ित है वही विलन है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता जाता है और पीछे की चीजें क्लियर होती जाती है। और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है पीछे की चीजें क्लियर होती रहती है। सिलेबस खत्म होने तक सब चीजें बिल्कुल मूरत साफ हो जाती है। मैंने आपसे 3 चैप्टर मांगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक, नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप बोलोगे दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड,
इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, राधिका ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट मी आएगा, ये तो मैंने ऊपर करा दिया। अगला क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड ही, आई। आप बोलोगे जी बिटवीन ना एक प्रेपोजिशन हो गया। क्या है मेरे भाई? बिटवीन प्रेपो है। प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, यू तो सब्जेक्टिव केस भी यू ही है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। यू का सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, यू योर योर्स, यू योर योर्स, यू योर योर्स। आप बोलोगे जी बिटवीन प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है। एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए आई नहीं मी आएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अपने पास से नहीं आया, पूछा जा चुका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, एसएससी ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, अरे यार ये तो गलत हो। अब तक मैंने आपको बताए, अब तक मैंने दो रूल आपको बताए, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद आई आएगा, मी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। दूसरा मैंने आपको बताया, वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया। कल वाली बात ही मैंने रिपीट करी, कल वाली बात मैंने रिपीट ही करी। ठीक है, वर्कशीट ना, वर्कशीट में वो आपस में जंबल होके ना, मैं उसकी आंसर की बना रहा हूं, तो संडे तक दे पाऊंगा ना उनकी, संडे तक दे पाऊंगा, वो आंसर की बना रहा हूं। ठीक है, आंसर की बन रही है उसकी, तो मैं एरर लेस देना चाहता हूं। ठीक है, अब मेरा अगला रूल आता है, अगला रूल आता है, अभी अगला रूल आप समझो, छोटी सी बात समझना। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में मैं फर्स्ट पर्सन हूं, बताओ, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम सेकंड पर्सन हो और तीसरा थर्ड पर्सन है, ऐसा ही है ना कुछ? हिंदी में किस, हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होता है हिंदी में? हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी सॉरी, हिंदी का नहीं पता मुझे, हिंदी मैंने नहीं पढ़ी इतनी। इंग्लिश जैसे हिंदी में तीन होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं ना, ऐसी इंग्लिश में भी तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है टू whom वी स्पीक, जिससे बोला गया। बाकी सब थर्ड पर्सन है, ऑल अदर थर्ड पर्सन है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं किससे बोल रहा हूं? यहां बैठे हुए स्ट्रीमर भैया से तो नहीं बोल रहा मैं, बाहर अगर कोई घूम रहा उनसे तो नहीं बोल रहा मैं, एक वचन दो वचन जो भी है, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सुनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम सेकंड पर्सन हो, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन। ठीक है मेरे भाई, SPEAKER। आई वी फर्स्ट पर्सन होगा है मेरे भाई, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सब देखना, बाकी कौन कौन, ही, सी, इट, और सारी नाउन। ध्यान रखना इस बात को, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, नाउन थर्ड पर्सन में आती है। अब तक हमें बताया गया था कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन,
और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अब मुझे बताना, मान के चलो ये मेरी मम्मी दीदी से फोन पे बात कर रही है, भाभी की बुराई कर रही है। मान के चलना, मम्मी, दीदी, भाभी, भाभी की माँ की, भाभी की माँ की बुराई कर रही है। थोड़ा सा क्रिटिकल बनाते हैं केस को। मेरी मम्मी मेरी दीदी से मेरी भाभी की माँ की बुराई कर रही है, अपनी समधन की बुराई कर रही है। तो मम्मी फोन पे कह रही है, हाँ बेटा ऐसी हैं वो तो, बेटा पता नहीं क्या सिखाया अपनी बेटी है, बेटा पता नहीं वो ना जब भी हमसे फोन करेगी ना, जब भी फोन करेगी यही कहेगी भेज दो, यहाँ से भेज दो इसे। ये हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बात करेगी। मम्मी तो होगी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मम्मी बोल रही है, मम्मी कह रही है। मम्मी दीदी से बोल रही है, दीदी होगी सेकंड पर्सन। और मम्मी भाभी की माँ से बुराई कर रही है, भाभी की माँ होगी थर्ड पर्सन। अब सस्पेंस थ्रिलर कब आया है? थ्रिलर आया, ये सारी बातें भाभी ने कोने में छुप के सुन ली। अब भाभी ने चोरी से सुनी सुनी भाभी ने, ये भाभी हो गई, भाभी ने सुनी। अब मुझे बताओ भाभी क्या है, कौन सा पर्सन है? ये भाभी कौन सा पर्सन है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जिससे बोला गया वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला गया वो थर्ड पर्सन। भाभी क्या है? हमको बोला गया था बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही हो थर्ड पर्सन। तो यहां तो मेरे भाई भाभी ने भी सुना है, मम्मी तो सुनाई, दीदी से तो बोल ही रही है, लेकिन चोरी से भाभी ने भी सुना है। अब घर की स्थिति क्या होगी ये तो तुम समझ जाओ। मम्मी अपनी बेटी से अपनी बहू की माँ की बुराई कर रही है, तो भाभी मम्मी का क्या हाल होने वाला है, घर में स्थिति कैसी होने वाली है तुम समझ जाओ। क्या बोला मैंने? अगर उस रूल पे जाएं जो रूल बोलता है बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, उसके अनुसार तो भाभी ने भी सुनी है ना बात चोरी छुपे, तो सेकंड पर्सन होना चाहिए था, नहीं थर्ड पर्सन है। क्योंकि मम्मी भाभी को नहीं सुना रही थी, मम्मी तो दीदी को सुन। मैं ये बोल रहा हूं यहां से, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम्हारे आसपास तुम्हारी मम्मी पापा दोस्त और कोई होगा, अब वो भी मेरी बातें सुनने लगे, क्या वो भी सेकंड पर्सन है? नहीं, मैं उन्हें नहीं सुना रहा। तो जो जबरदस्ती इंटरेस्ट ले रहे ना आसपास में, अगर कोई ले रहा, उनसे बोल दो थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन अलाउड नहीं है, ये हमारी और सर की पर्सनल बातें हैं। थर्ड पर्सन अलाउड नहीं है हमारे बीच में, है ना? तो जो अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, बाई चांस कोई इंटरेस्ट ले रहा है, मना कर दो, उनसे बोल दो थर्ड पर्सन हो तुम, वो थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये बात मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दी भाई, कि भाई फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है बता रहा है, सेकंड पर्सन जिसे बोल रहा है बता रहा है, और थर्ड पर्सन बाकी सब थर्ड पर्सन है। इंग्लिश में सीधा सिंपल लॉजिक है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारी दुनियादारी थर्ड पर्सन। बोलो मेरे साथ, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। क्या अब तुम भूलोगे फर्स्ट पर्सन कौन, सेकंड पर्सन कौन, बाकी सब थर्ड पर्सन कौन? बताओ यार, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो अच्छी चीजें आई नहीं, तुम अभी से ही डरने लगे, अभी से ही डरने लगे भाई। या तो तुमने माइंडफुलनेस नहीं करी, कंसंट्रेशन से नहीं बैठे हो। बताओ भाई, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, तो कम से कम अभी आप इतना जानो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो मेरे भाई मी क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी क्या होगा? मी भी फर्स्ट पर्सन रहेगा।
मी फर्स्ट पर्सन है, माई क्या होगा, माई भी फर्स्ट पर्सन रहेगा और माइन भी फर्स्ट पर्सन रहेगा। ठीक है, ये माई को छोड़ देना, इतना दो दो चीजें आप देख लो। अगर आई फर्स्ट पर्सन है ना तो मी भी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये आई का ही तो केस है। ऐसे ही अगर यू सेकंड पर्सन है तो यू का तो यू ही रहता है, जो भी है। कितना समझे? अब रूल क्या है, हालांकि पिछले 4-5 साल से इस रूल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इस रूल से क्वेश्चन पिछले 4-5 साल से तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन शायद पूछ लिया जाए। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए, एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो मैं कैसे करूंगा? मेरी प्रॉब्लम यहां पे आ गई, यहां पे आई यू एंड ही हैव मेक अ ब्लंडर। मैं, तुम और उसने बड़ी मिस्टेक कर दी। ब्लंडर होता है बड़ी मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक। अच्छा, इंपॉर्टेंट और दो तो कंजंक्शन है, पता नहीं क्या बोले। क्यों हो जाएगा? आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बाकी सारी दुनियादारी, जितनी भी दुनिया है सब थर्ड पर्सन है। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं आई लिखूं, यू लिखूं, ही लिखूं, क्या करूं? नीचे यू, यू क्या है आप देखो, आई बोलोगे आप फर्स्ट, आई लिखो 1 नंबर, यू पे लिखो सेकंड पर्सन 2 नंबर, ही पे लिखो 3 थर्ड नंबर, यू लिखो 2 नंबर, सुमित नाउन है 3 नंबर, आई पे लिखो 1 नंबर, रोहित पे लिखो रोहित थर्ड पर्सन नाउन है 3 नंबर, यू पे लिखो 2 नंबर, आई पे लिखो 1 नंबर। हमारा रूल कहता है अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है तो क्रम रहेगा 1 2 3, 1 2 3 का क्रम होगा, 1 2 3। कोई व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है, कोई भी, आप ऐसे देख लो, अगर गलती करोगे तो मार लगेगी 1 2 3 के क्रम में। अगर गलती नहीं है, नॉर्मल बात है, तो क्रम रहेगा 2 3 1। ये मेरा रूल कहता है, ये रूल है मेरे भाई, ये रूल है, यहां पे लिखा हुआ है। अगर एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन के एक से अधिक पर्सन आते हैं, साथ में चाहे नाउन भी हो, तो सेंटेंस में नॉर्मल सेंस है तो प्रोनाउन का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम 2 3 1 रहेगा। तथा अगर सेंटेंस में कोई गलती मानी जाए, कन्फेस की जाए, मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जाए, गलती स्वीकार की जाए, तो प्रोनाउन का ऑर्डर मतलब क्रम होगा 1 2 3। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आई यू एंड ही हैव मेक आ ब्लंडर। मेक नहीं, मेड होगा यहां पे, मेड। मैं, तुमने और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हम मान रहे हैं ना हमने गलती करी, हमने इस बात को माना ना गलती करी। मेक अ ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक करना, मान रहे हैं ना हम। क्रम रहेगा 1 2 3, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। सही है। क्वेश्चन बोल रहा है यू सुमित एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक बाय जॉइनिंग दिस कंपनी। तुम, सुमित और मैंने एक भारी गलती कर दी, एक मिस्टेक कर दी इस कंपनी को ज्वाइन करके। हम अपनी गलती मान रहे हैं ना, गलती मान रहे हैं, तो मेरे भाई क्रम ये सही है क्या? गलत है। क्रम होगा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई, कॉमा उसके बाद सेकंड पर्सन यू, एंड उसके बाद थर्ड पर्सन सुमित। अब सही होएगा, अब सही हो। ब्लंडर मतलब बड़ी गलती, भारी मिस्टेक, ब्लंडर मतलब भारी मिस्टेक। ऊपर वाला सेंटेंस मैंने तुम्हें सही करके दिखा दिया भाई, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती करना, बहुत बड़ी गलती करना। बताओ, बहुत बड़ी गलती करना। जब तुम्हारा मैसेज इस लायक होगा ना कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, रेलिवेंट डाउट हो,
एक बार में मैसेज दिख जाएगा। जब मेरे मैसेज नहीं दिख रहे, इन तरह के अगर मैं मैसेज देखने लगा ना भाई, मेरे को अपनी जगह एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम मेरी जगह खड़े हो और मैं सामने सामने 1000 700 800 बच्चों के मैसेजेस में पढ़ा रहा हूँ। एक बार मेरे को अपनी जगह इमेजिन करके देख लो, फिर सोचना कि क्या पॉसिबल है कि सबके मैसेज दिख के सबका रिप्लाई चला जाए। ये ऐसे ही हम पढ़ाते हुए सामने जो मैसेज दिख गया और वो मैसेज लगा रेलिवेंट कि हाँ पढ़ाई से रिलेटेड है, जेन्युइन डाउट है, उसका रिप्लाई टीचर करता है। या कभी थोड़ा बहुत क्लास सीरियस है, हंसी मजाक के रूप में हंसी मजाक वाले मैसेज का टीचर रिप्लाई दे देता है, माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए, है ना। और ये सब टीचर की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, रोहित यू एंड वी आर ज्वाइनिंग द पार्टी। रोहित तुम और हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलती है या कोई गलती है? भाई हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कहीं ये बात बोली गई कि हम गलती कर रहे हैं? नहीं बोली गई ना। अगर नॉर्मल सेंस है, गलती नहीं मानी गई, तो मेरे भाई क्रम होएगा 2 3 1 का। इसका होएगा 2 3 1। तो सबसे पहले तो 2 उठाओ यू, कॉमा फिर 3 उठाओ रोहित, एंड फिर 1 उठाओ, इसे वी उठाओ। ये क्रम होगा। बात समझने में आई कि नहीं आई? अगर गलती हुई तो 1 2 3 क्रम लगाओ, गलती नहीं हुई तो 2 3 1 का क्रम लगाओ। क्लियर है? टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी 2 एग्जाम्पल और करा दो। ये वाला करो, तुम सिर्फ ये वाला करो अभी, बताओ। रूल थोड़ा सा अधूरा रह गया आज की क्लास में। हाँ हाँ, मिस्टेक के लिए फॉर्म है 1 2 3, और जो नॉर्मल के लिए फॉर्म है 2 3 1। जैसे भरते हैं ना, इनकम टैक्स भरने के लिए 16 नंबर फॉर्म भरना होता है, ऐसी मिस्टेक हुई है तो 1 2 3 नंबर फॉर्म लगेगा, और नॉर्मल सेंस में 2 3 1 का फॉर्म लगेगा। ये सबसे पहले नंबर लिख लिया करो। आप बोलोगे यू थर्ड सेकंड पर्सन है, देखो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो सीक्वेंस है 2 3 1 का, 2 3 1 का सीक्वेंस है। ठीक है। आप बोलोगे अगर कोई मिस्टेक हुई तो फॉर्म लगेगा 1 2 3 नंबर, और नॉर्मल सेंस में लगेगा 2 3 1 का। तो यहां पे देखते हैं कि गलती वलती मानी गई है। यू ही एंड आई शुड हेल्प एज मैनी पीपल एज वी कैन। यहाँ पे यू कैन नहीं, वी कैन आएगा, वो छोड़ो। वो वी क्यों हुआ मैं बता दूंगा आगे। नहीं भाई, कोई गलती नहीं मानी गई है, सही है सेंटेंस, नो एरर में जाएगा, नो एरर में जाएगा। बस ये वाला और फटाफट देख लो। ये वाला हमेशा, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये वी यू दे होता है। वी यू दे कैसा भी सेंटेंस हो आपके लिए नहीं आएगा, इस रूल को स्किप कर सकते हो। वी यू दे हमेशा वी यू दे होते हैं, हमेशा। क्यों? ये प्लूरल होते हैं। अगर वी भी प्लूरल, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल, तीनों प्लूरल नाउन प्रोनाउन आ जाए तो हमेशा वी यू दे रहेंगे। ये क्वेश्चन मैं कल ही कराऊंगा आपको, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे मेरे भाई कल नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत लगा है कि कम समझ में आई है, हालांकि मैंने अपना खूब कोशिश की है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना, 2x पे फिर से देख लोगे, आ जाएगा समझ। जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे हार तो माननी नहीं है। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करके 2x पे क्लास को एक बार फिर से देख लेना, सब समझ आ जाएगा। नहीं भी देख रहे हो, इतनी बार रूल रिपीट करूंगा ना, आगे इतनी बार रूल रिपीट करेंगे, मेरी गारंटी है। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास तक बने रहना, ठीक है। ओके मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।